Hello everyone. So today we are going to discuss about the brakes. This is revision module 2 of machine design, and once again over here we will be discussing just the entire chapter in a nutshell, the main formula and the concepts involved which are useful for solving the objective question, and no detailed derivation will be told. So beginning with this, so what is actually brakes? Brakes क्या होता है? It's basically a mechanical element which brings moving member stationary by offering frictional resistance. Now how does brake do so? So it does so by absorbing the kinetic energy or potential energy of the moving member. और जो ये एनर्जी वो एब्जॉर्व करती है, इट चूंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, सो इट डिसिपेट्स दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. सो ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गया ब्रेक्स का. नाउ ब्रेक्स का जो क्लासिफिकेशन होता है तो तीन क्राइटेरिया होते हैं. द वन क्राइटेरिया विच वी हैव चोजन हियर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ ब्रेकिंग फोर्स. तो उसके बेसिस पे दो तरह के ब्रेक्स होते हैं. वन इज रेडियल ब्रेक एंड देन अदर इज एक्सियल ब्रेक. रेडियल ब्रेक्स में भी कई तरह के ब्रेक्स होते हैं. फॉर एग्जांपल शू ब्रेक, बैंड ब्रेक एंड डिफरेंशियल बैंड ब्रेक. Whereas axial brake consists of disc brake, drum brake and cone brake. Disc brakes आजकल most of the टू व्हीलर्स और जो फोर व्हीलर्स आते हैं उनमें पाया जाता है. एंड ड्रम ब्रेक्स इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक, और एक होता है तो कोन ब्रेक्स. सो इन सब का डिटेल डेरिवेशन आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा. आई एम जस्ट गिविंग अ ग्लिम्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स. तो और जो रेडियल ब्रेक्स होते हैं वो होते हैं हमारे शू ब्रेक, बैंड ब्रेक एंड डिफरेंशियल बैंड ब्रेक. शू ब्रेक जनरली ट्रेन्स में पाया जाता है. बैंड ब्रेक जो हमारी जो बाइसाइकिल होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ब्रेक सही होता है. और डिफरेंशियल बैंड ब्रेक इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बैंड ब्रेक. उसमें मेन डिफरेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे. नौ पूरे जो हमारा ब्रेक चैप्टर है इसमें जो भी न्यूमेरिकल इन्वॉल्व होंगे उनमें ये जो तीन इक्वेशन है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शन फोर्स, फॉर्मूला फॉर पावर इन टर्म्स ऑफ टॉर्क एंड द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, यही तीन जो फंडामेंटल इक्वेशंस हैं जो कि क्लास 11 के मैकेनिक्स के हैं, यही तीनों फोर्स इक्वेशन इन्वॉल्व होंगे. और इन्हीं से हम जितने भी ब्रेकिंग टॉर्क हैं वो सारा चीज़ हम लोग जनरेट करेंगे इन्हीं इक्वेशंस की मदद लेके. सो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं शू ब्रेक को. शू ब्रेक में जनरली दो तरह के ब्रेक, शू ब्रेक का जनरली हम दो केस लेते हैं. जब हमारा शू ब्रेक का जो शू हो वो शॉर्ट हो और एक जब लॉन्ग हो. तो जब शॉर्ट शू होता है उस केस में हमारा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा शू पर वो यूनिफॉर्म होता है. एंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर ऑफ द ब्रेक ड्रम इज लेस देन 60 डिग्री. तो जब कभी भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा लेस देन 60 डिग्री रहे, क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया रहता है, तो दैट मीन्स इट्स द केस ऑफ शॉर्ट शू. और इसका मतलब हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा. और तो अकॉर्डिंगली हमें वो इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा. तो ये देखिए एक सिंपल जो शू ब्रेक है उसका डायग्राम बना हुआ है. इसका डिटेल डेरिवेशन भी आप लोगों ने ब्रेकिंग टॉर्क का देखा होगा. मैंने यहाँ पे एकदम जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शू ब्रेक होता है शॉर्ट शू उसका लिया है. एक लीवर अटैच है फल्क्रम पॉइंट ओ से, और उस पर जो हमारा शू है वो रिजिडली फिक्स्ड है, और an external force P is applied which will cause the braking action on the rotating wheel drum और फिर ब्रेक लगता है. तो यहाँ पे हमें देखना है कि ब्रेकिंग टॉर्क निकालते समय हमें क्या चाहिए. ब्रेकिंग टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस. यहाँ पे फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जिसकी वजह से ब्रेक लगता है. और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू आर एन, वेयर आर एन इज द नॉर्मल फोर्स. तो आप जो एपीडी डायग्राम बना हुआ है उसके बेसिस पे हमें आर एन वहाँ से कैलकुलेट करना है. नाउ इफ यू अप्लाई द मोमेंट इक्वेशन एट पॉइंट ओ, so you can very easily calculate the value of Rn, which comes out to be PL upon E. And so the friction force is mu times PL upon E, and the braking torque value is mu times PL upon E into R. बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, ये आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार और बहुत ज़्यादा यूज भी आता है इसका. नाउ ये जो हमारा सिंपल शू ब्रेक है इसके भी दो केस होते हैं कि जब हमारा फल्क्रम, अभी जो यहाँ पे फल्क्रम पॉइंट है वो देखिए पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है
उसी के लाइन में एक्ट कर रहा है. Now there may be a case when fulcrum is below the point of contact and when the fulcrum is above the point of contact. तो दोनों केस में हमारा जो ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू है, जो कैलकुलेट करने का वैल्यू है, वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज होगा, बट द मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ फॉर्मूला विल बी एंटायरली सेम. मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो जो फॉर्मूला होता है वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करेगा कि हमारा ब्रेक का जो ब्रेक हमारा जो व्हील घूम रहा है उसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है कि जो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, इस पर डिपेंड करेगा. सो अकॉर्डिंगली प्लस माइनस साइन भी चेंज आते हैं. द प्रोसीजर विच यू आर सपोज टू फॉलो दैट वेदर द फुलक्रम इज अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और बिलो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अकॉर्डिंगली आपको पहले सारे फोर्सेस के एफबीडी बनाने हैं एंड योर नेक्स्ट टारगेट विल बी टू राइट द मोमेंट इक्वेशन अबाउट द फुलक्रम पॉइंट. वहाँ से हमने सबसे पहले आर एन की वैल्यू जनरेट करेंगे जो कि नॉर्मल फोर्स है. आफ्टर दैट वी विल यूजिंग द वैल्यू ऑफ आर एन वी विल जनरेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड देन फ्रॉम फ्रिक्शनल फोर्स वी कैन वेरी इजीली जनरेट द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग टॉर्क. तो ये प्रोसीजर है शू ब्रेक के एनालिसिस में जब हमें ब्रेकिंग टॉर्क निकालना होता है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. तो ये हो गया दो केस हमारा शू ब्रेक का. नाउ सारे ब्रेक्स में एक और कंडीशन, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा पूछता है कि सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक की कंडीशन क्या होगी या सेल्फ लॉकिंग ब्रेक की कंडीशन क्या होगी. कोई भी वेरिएबल के टर्म्स में कंडीशन दे सकता है, जो भी डिस्टेंस रहे उसके टर्म्स में आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कोई भी एक डायग्राम बना के देगा कि इस केस में हमारा सेल्फ एनर्जाइजिंग का कंडीशन क्या होगा या सेल्फ लॉकिंग का कंडीशन क्या होगा. So the only तो पहले for that you need to understand the meaning of self-energizing and self-braking. Self-energizing brake means that external force is needed for the application of brake. External force की जरूरत पड़ेगी ब्रेक का अगर एप्लीकेशन हमें करना है तो. ये होता है हमारा सेल्फ एनर्जाइजिंग का मतलब. And as far as self-locking is concerned, that means there is no need of external force. That means mathematically अगर बोले तो P की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0. तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जस्ट वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड P. जितने भी हमारे बाकी वेरिएबल्स हैं उनके टर्म्स में हम P का इक्वेशन लिख देंगे, मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे, वहीं से हमें P के टर्म्स में इक्वेशन जनरेट हो जाएगी. उस जो भी RHS में रहेगा P के उस पूरे टर्म को हमें मोर देन 0 कर देना है अगर सेल्फ एनर्जाइजिंग की कंडीशन पूछे और लेस देन इक्वल टू 0 कर देना है अगर सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन पूछे. तो ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. इससे रिलेटेड चीज़ें कई बार आती रहती हैं. सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट, वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कंडीशन आपको बहुत सारे एग्जाम में मिलेंगे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में भी जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कि ब्रेक हम जब भी डिजाइनिंग करते हैं तो जो भी ब्रेक लाइनिंग होगी उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज भी बहुत जरूरी होती है और ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है. So the material properties required for any brake is that कौन सा material properties होना चाहिए, उसका लो वियर रेट होना चाहिए. ओके, पहली बात होगी कि उसका लो वियर रेट हो. देन apart from the wear rate it must also have high heat dissipation characteristics and high heat resistance. क्योंकि मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि अगर ब्रेक का हाई हीट डिसिपेशन नहीं होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो फिर उसके फेलियर के और चांसेस हो सकते हैं. सो हाई हीट डिसिपेशन इज वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इन ब्रेक डिजाइन. नाउ नेक्स्ट इज कि जो ब्रेक हम अप्लाई करते हैं उसकी जो कैपेसिटी है, दैट मीन्स द ब्रेक कैपेसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स. तो वो 4 फैक्टर्स हैं कौन से कि हमारा ब्रेक शू जो है उस पर यूनिट प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है या वो यूनिट प्रेशर कितना लगा रहा है हमारे रोटेटिंग व्हील पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ब्रेकिंग जो ब्रेक लाइनिंग है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, प्रोजेक्टेड इतना एरिया कितना है हमारे ब्रेक शू का, और पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ ब्रेक ड्रम कितना है. सो दीज आर द 4 फैक्टर्स अपॉन विच ब्रेक कैपेसिटी डिपेंड्स. So this is also very important thing, please make a note of it. You can get this question in objective. तो इस तरह के क्वेश्चन आपके स्ट्रेन इंजीनियरिंग सर्विस में बहुत ज़्यादा आते हैं.
So please make a note of it. Now आपको कई बार न्यूमेरिकल में प्रोजेक्टेड एरिया की भी जरूरत पड़ेगी, तो जनरली आपको दिया रहेगा कि द फॉलोइंग ब्रेक शू सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री या 60 डिग्री एट द सेंटर. सो अकॉर्डिंगली अगर प्रोजेक्टेड एरिया निकालना हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, सिंपल ट्रायंगल बनाकर, and using trigonometric relation you can find out the area which comes out to be 2r sin theta into w, where w is the width of the brake shoe. इसी पे हमारा पूरा जो यूनिट प्रेशर है वो एक्ट करता है. सो दिस एरिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ शॉर्ट शू का हमने एक केस देख लिया था कि जब हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 60 डिग्री होता है, इन दैट केस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज यूनिफॉर्म. बट व्हेन the angle of contact is more than 60 degree, then the pressure distribution is non uniform. मतलब सेंटर में प्रेशर की वैल्यू हाई रहेगी देन एट द एंड्स. सो ऐसे केस में हमारे जो ब्रेक शू है उसके फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह अगर ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगा, ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा, तो वहाँ फेलियर हो सकता है. सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट हम क्या करते हैं कि अभी हमारा शॉर्ट शू के केस में जो हमारा लीवर था उस पर हमारा ब्रेक शू रिजिडली फिक्स था. बट नाउ इन स्पाइट ऑफ रिजिडली फिक्सिंग इट वी आर pivoting it to the lever. So this gives uniform wear of brake lining. ब्रेक लाइनिंग का यूनिफॉर्म वियर हो इसलिए हम उसको रिजिडली फिक्स नहीं कर रहे हैं, रादर वी आर pivoting it to the lever. और जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यूज होती है वो चेंज हो जाती है, वो हम डायरेक्ट म्यू नहीं लेते हैं. इट कम्स आउट टू बी 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा. तो कई बार तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यही सवाल पूछ देता है कि इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मोर देन 60 डिग्री देन गिवन द फॉलोइंग एंगल सबटेंडेड बाय द ब्रेक शू एट द सेंटर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मोर देन 60 डिग्री है दैट मीन्स लॉन्ग शू वाला केस है, उस केस में हमारा जो म्यू डैश है मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो मॉडिफाई हो जाता है. इट कम्स आउट बी 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा. So very important this relation, please make a note of it. Now next is simple band brake. So हमारा एक ब्रेक कंप्लीट हो गया, शू ब्रेक. Now next is simple band brake. Simple band brake means what? कि हमारा जो वन एंड ऑफ द जो बैंड होगा इट विल पास थ्रू द फल्क्रम पॉइंट. मतलब हमारा जो बैंड ब्रेक होता है उसके इसमें दो बैंड्स होते हैं. तो अगर सिंपल बैंड ब्रेक दिया क्वेश्चन में दैट मीन्स यू शुड इमीडिएटली ये पिक्चर माइंड में आ जाना चाहिए कि जिसमें एक हमारा जो बैंड होगा वो फल्क्रम पॉइंट से पास करेगा. और इस केस में जो मैक्सिमम टेंशन और एक साइड मैक्सिमम टेंशन जनरेट होता है और एक साइड मिनिमम टेंशन, जिस डायरेक्शन में हमारा जो ड्रम है वो रोटेट करता रहेगा, व्हील या ड्रम रोटेट करता रहेगा, उस डायरेक्शन में मिनिमम टेंशन डेवलप होता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम टेंशन. सो अकॉर्डिंगली आई हैव मार्क्ड ओवर हियर, यू कैन सी. तो हियर द रिलेशन बिटवीन टी मैक्स अपॉन टी मीन इज गिवन बाय ई का पावर म्यू थीटा, where mu is coefficient of friction and the theta is the angle subtended by the band on the drum. तो जैसे सिंपल बैंड ब्रेक के इस पर्टिकुलर केस में हम देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री. ये वैल्यू इस पर्टिकुलर फिगर के लिए है. क्वेश्चन में जैसा फिगर दिया रहेगा उस हिसाब से हमें थीटा की वैल्यू लेनी है. अगेन यू हैव टू अप्लाई द सेम थिंग. यू हैव टू अप्लाई द मोमेंट इक्वेशन अबाउट द फल्क्रम पॉइंट एंड फ्रॉम देयर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल लोड जो कि ज़रूरी है ब्रेक के एप्लीकेशन के लिए. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P इज इक्वल्स टू टी मिनिमम B टाइम्स अपॉन L. तो अभी हमारा जो ब्रेक है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. नाउ सपोज इफ दिस रोटेशन इज चेंज्ड और अपोजिट होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, उस केस में डिफरेंस क्या होगा? माई T मिनिमम एंड T मैक्स विल एक्सचेंज देयर पोजिशन. सो इन दैट केस अ लार्जर ब्रेकिंग फोर्स विल बी रिक्वायर्ड. आप खुद देख लो, टी मिनिमम के यहाँ टी मैक्स करके और टी मैक्स के यहाँ टी मिनिमम करके और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाला फिगर बना दीजिए, उसका एरो दिखा दीजिए, और उसके में जब आप मोमेंट इक्वेशन लिखोगे तो जाहिर सी बात है टी मिनिमम में यहाँ भी रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी मैक्सिमम बी टाइम्स अपॉन एल. दैट मीन्स
जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है उस केस में हमारी पी की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, क्योंकि बी बाई एल तो कांस्टेंट है। और टी मिनिमम पहले केस में था हमारा, जब व्हील हमारा जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उस केस में हमारी पी की वैल्यू आ रही है टी मैक्सिमम बी बाई एल। सो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि एक पर्टिकुलर फिगर देखिए कि अगर अभी तो हमारा जो रोटेशन हो रहा है ड्रम का, इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज इफ द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज डन, देन what will the effect on the braking force, whether it will increase decrease या जो भी कंडीशन पूछे। सो डायरेक्टली आपको इस तरह एनालाइज करना है। नाउ एक और चीज पूछता है इसमें कि मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू कितनी है। तो मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए यूज दिस फॉर्मूला सिग्मा डी इंटू टी इंटू डब्ल्यू, वेयर कई बार थिकनेस की वैल्यू बैंड की दी रहेगी, अगर नहीं दी है तो इक्वेटेड इक्वल्स टू 0.005 टाइम्स डी, but d is the diameter of the rotating drum or wheel and w is the width of the band। और सिग्मा डी क्या है, वर्किंग स्ट्रेस है बेसिकली, विच विल बी इक्वल्स टू द अलाउएबल स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब जो बैंड रहेगा उसका हमें अल्टीमेट स्ट्रेस दिया रहेगा, उसी को हम अलाउएबल स्ट्रेस बोलते हैं अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो दिस कंप्लीट्स योर सिंपल बैंड ब्रेक। नाउ डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में क्या होता है। सिंपल बैंड ब्रेक में हमने देखा था कि वन ऑफ द band will pass through the fulcrum point, whereas in differential band break none of the band passes through the fulcrum point। fulcrum point कहीं बीच में होगा। so as you can see over here in figure, एक हमारा रोटेटिंग व्हील ड्रम है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अकॉर्डिंगली हमारा T2 जो कि T मिनिमम है और T1 T मैक्सिमम है, वो हमने मेंशन किया है। T2 इज एट मतलब T मिनिमम इज एट B डिस्टेंस फ्रॉम द fulcrum point and T1 is at A distance from the fulcrum point। Now this particular figure is very important, please make a note of it, यहीं पे point of error होता है। This A and B distance, that is the distance of the maximum tension and the minimum tension from the fulcrum point, is the perpendicular distance। आप कोई भी जो डिस्टेंस है वो नहीं लोगे, अगर कोई और रैंडम डिस्टेंस आ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलावा, सो अगर आप वो क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हो सो योर आंसर वुड be wrong। You will always have to keep in mind that while writing the moment equation you have to take the perpendicular distance from the fulcrum point। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अकॉर्डिंगली आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करिए एंड देन यूज द मोमेंट इक्वेशन। दैट्स व्हाई आई मेंशन ओवर हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉइंट ऑफ एरर इन फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। और जब कभी भी आप मोमेंट इक्वेशन लिख रहे हो, सो ऑलवेज ड्रॉ द FBD ऑफ द लीवर। फोर्स बॉडी डायग्राम आपको लीवर का ड्रॉ करना है और उसके बेसिस पे हमें फिर फुलक्रम पॉइंट के अलोंग फुलक्रम पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट इक्वेशन लिखना है। तो सपोज हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस की बात करें, अगर मेरा ऐसा फिगर है जो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है और T2 T1 इस ट्रैक कर रहे हैं और F हमारा अपवर्ड ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है, so in that case if we write the moment equation about point O, तो T maximum into A minus T minimum into B minus FL equals to 0। so external braking force comes out to be T maximum times A minus T minimum times B upon L। तो ये कब है, जब हमारा A is more than B, मतलब मैक्सिमम टेंशन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम फ्रंट पॉइंट वो अगर ज़्यादा है मिनिमम टेंशन के डिस्टेंस से, तो हमारा F की वैल्यू ये आ रही है। तो यू कैन सी दिस कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पूछता है कि F की डायरेक्शन क्या होगी। आपको जो क्वेश्चन में फिगर बना के दे देगा और पूछ देगा कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन मान लेना है पहले एक्सटर्नल फोर्स का, बी इट डाउनवर्ड या अपवर्ड, और आप मोमेंट इक्वेशन लिखोगे। अगर आपकी वैल्यू F की वैल्यू पॉजिटिव आती है, दैट मीन्स द डायरेक्शन विच यू हैव एज्यूम्ड दैट इज करेक्ट, and if it is not coming positive that means the direction which you have assumed is not correct। तो ये एक जनरलाइज रिजल्ट है कि अगर हमारा मैक्सिमम टेंशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फुलक्रम पॉइंट ज़्यादा होता है मिनिमम टेंशन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से और क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, सो इन दैट केस माई F दैट इज एक्सटर्नल ब्रेकिंग फोर्स शुड एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन।
क्योंकि आप ये देखो इस इक्वेशन में कि अगर मेरा एफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यहाँ हो जाता टी मैक्सिमम ए माइनस टी मिनिमम बी प्लस एफ एल, और जब प्लस एफ एल आता तो फिर आप जब एफ की वैल्यू निकालते तो वो आता उसकी वैल्यू आती है टी मिनिमम टाइम्स बी माइनस टी मैक्सिमम ए अपॉन एल, मतलब एफ इक्वल टू टी मिनिमम बी माइनस टी मैक्सिमम ए अपॉन एल। तो चूंकि टी मिनिमम टी मैक्स से पहले ही से कम है और बी डिस्टेंस भी कम है, तो मतलब इस पूरे का प्रोडक्ट इससे भी कम होगा। दैट मीन्स योर एंटायर एफ वैल्यू विल कम आउट टू बी निगेटिव। तो यू हैव सीन कि अगर हम जब डाउनवर्ड मांग के चल रहे हैं तो उस केस में हमारे एफ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स अवर एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग। सो एक जनरलाइज रिजल्ट भी है, और अगर आप नहीं भी याद रखते हो तो आप मोमेंट इक्वेशन लिख के डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। नाउ व्हाट आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड कि जो ए बी डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी का मैंने एक एग्जांपल लिया है कि सपोज अगर हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है, हमारा एक डिफरेंशियल बैंड ब्रेक का अरेंजमेंट है, सॉरी सिंपल बैंड ब्रेक का अरेंजमेंट है, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, और T1 टेंशन हमारा T मैक्सिमम है, T2 हमारा T मिनिमम है। हमारा चूंकि सिंपल बैंड ब्रेक है, मतलब एक बैंड हमारा फल्क्रम पॉइंट से पास करेगा, T मैक्सिमम हमारा फल्क्रम पॉइंट से पास कर रहा है। नाउ जो T मिनिमम है जैसे T2, उसका डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम पॉइंट दिया है B, और जो एक्सटर्नल ब्रेकिंग फोर्स P है उसका डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम पॉइंट दिया है L। बट प्लीज see it properly that this distance B of T2 from O is not the perpendicular distance। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो हमें जब O के अबाउट मोमेंट इक्वेशन लिखना होगा, सो वी नीड टू कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन ओनली वी कैन राइट द मोमेंट इक्वेशन। तो यहाँ पे जनरली आपको क्वेश्चन में जो एंगल थीटा होता है वो दिया रहेगा, तो अकॉर्डिंगली हम इसको थीटा एंगल को दिया रहेगा, उस चीज़ को हम सेंटर से जोड़ के और थीटा एंगल लेके वी कैन सॉल्व इट। सपोज यहाँ पे दिया रहता है ऐसे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पूरा कंप्लीट करके, और हम यहाँ पे थीटा एंगल लेके और ये पूरा सॉल्व करते, तो अकॉर्डिंगली हम ये जो डिस्टेंस ओडी है वो हम कैलकुलेट कर सकते थे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अलग से बनाया है, ये डी मार्क कर लीजिए, आपको ये पर्टिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है जी। ये जो ओडी डिस्टेंस है ओडी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ T2 फ्रॉम फल्क्रम पॉइंट। हमने T2 वाला जो टेंशन है इसको हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, तो उससे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओडी आ जाएगा। तो थीटा वैल्यू को यूज करके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कंसेप्ट आ जाएगा, सामने वाला एंगल भी मालूम चल जाएगा, उससे हम अकॉर्डिंगली ओटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दैट ओनली थिंग आई हैव रिटन ओवर हियर, and accordingly we can calculate. So that completes your बैंड ब्रेक ऑल्सो। तो हमने दो तरह के ब्रेक कंप्लीट कर लिए, शू ब्रेक, बैंड ब्रेक। शू ब्रेक के सारे दोनों केसेस, बैंड ब्रेक के केसेस। इसके अलावा इन दोनों ब्रेक से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ओनली दीज क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड, और इसी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनेंगे। एक और ब्रेक बच जाता है बैंड ब्लॉक ब्रेक, मतलब ये कॉम्बिनेशन है शू ब्रेक और बैंड ब्रेक का, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। यहाँ पे टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम की इक्वेशन बदल जाती है, इट इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा होल रेज़्ड टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ब्लॉक और शू। इसका भी आपने डेरिवेशन देखा होगा, फिगर भी देखा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, बट अगर क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट रिलेशन पूछता है, तो ये आपको याद रखने की वाली चीज़ है, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। सो दिस कंप्लीट योर एंटायर ब्रेक चैप्टर। इसके अलावा यू वोंट फाइंड एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्रेक। जनरली सिंपल बैंड ब्रेक और जो शू ब्रेक है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सेल्फ एनर्जाइजिंग कंडीशन देके सेल्फ लॉकिंग कंडीशन पूछता है, यही सारे क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू ब्रेक्स, बी इट क्वेश्चन ऑफ गेट एग्जाम और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। इंजीनियरिंग सर्विसेज जनरली मटेरियल प्रॉपर्टीज भी ब्रेक के पूछ सकते हैं, और स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछता है, so that's why वो theoretical portion भी देखना बहुत ज़रूरी है। So I think I have completed all the important concepts and the formulae.
If you find anything difficulty, please comment me in the comment box. I will be coming with some more revision module of machine design जो मुझे लगता है कि जनरली पॉइंट ऑफ एरर जिसमें हो सकती है स्टूडेंट्स को. तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.